हमारे आज कैरमपुर गांव में इस धरने पे जो हम आज पहुंचे हैं और बड़ा मैं समझता हूं कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है कि हमारी बेटियों को इस तरीके से अपनी शिक्षा के लिए धरना लगाना पड़ रहा हो। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई दुख की बात नहीं हो सकती। तो ऐसे समय में हम पहुँचे हैं और गांव के सभी जो समझदार लोग हैं जिन्होंने इस धरने के माध्यम से बात अपनी रखी है, हमारे भाई विक्रम जिन्होंने अभी आप सबके सामने सारी डिटेल रखी, सारे तथ्य रखे। मैं इसीलिए वो डिटेल इनसे विक्रम जी से मैंने कहा कि रखी जाए। हमें तो पता थी, लेकिन कई जो प्रेस के साथी आए हैं उनको क्या सारी बात पता नहीं होती है, वो पूरी दिखाते नहीं। हमारे भाई बजरंग, ये जो धरने पे एक्टिव हैं, जिन्होंने 9वां दिन हो गया, भाई बजरंग, भाई वजीर, भाई मनदीप, भाई प्रदीप गोदारा, भाई महेंद्र, भाई नौरंग, मांगेराम जी, पवन जी, हंसराज जी, हमारे सरपंच जगदीश भादू जी, और जो इस धरने का समर्थन देने के लिए जो आए हैं बाहर से, हमारे पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, हमारे पूर्व विधायक पंडित राम भगत शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, हमारे भाई गौरव संपत सिंह जी, तेलूराम जांगड़ा जी, हनुमान वर्मा जी, धर्मवीर गोयत जी, सुखबीर दूडी जी, भूपेंद्र कासनिया जी, करण सिंह जी, छत्रपाल सोनी जी, अनिल मान जी, तेजवीर जी और सभी पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और सारी छात्राएं जो इस प्रांगण में आज बहुत दुख के साथ इस धरने पे मैं अपने आप को पाता हूं, क्योंकि ये सही बात है कि हरियाणा में आज विपक्ष में मैं अकेला सांसद हूं। 15 सांसद है हरियाणा में, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के। तो मैं अकेला विपक्ष का सांसद हूं। पिछली बार विपक्ष में 2 सांसद थे, वो जो पिछली 2014 से 19 तक, वो दूसरे जो सांसद थे वो भी अब बीजेपी में चले गए। तो अब तो कई धरनों पे जाना का अवसर मिलता है, क्योंकि विपक्ष में प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 होते हैं। तो धरनों पे जाने का कई बार अलग अलग वर्ग के साथ कोई अगर किसी वर्ग के हकों पे की लड़ाई होती है तो उनका जाके समर्थन करना। विपक्ष का काम जो है, कभी कोई जायज अपनी मांग उठाए तो उन जायज मांग में बात से बात मिलाकर उनका समर्थन करके उनकी आवाज में ताकत देना होता है। किसानों का धरना हमने देखा, नौजवानों का अग्निपथ पे धरना हमने देखा, किसानों का तो 1 साल तक धरने चले, आशा वर्कर्स का, आंगनवाड़ियों का, महिलाओं का धरना हमने देखा, हर वर्ग कर्मचारियों के धरने हमने देखे जिनमें जाके। लेकिन स्कूल की हमारी बेटियों के जो धरनों में अब जाने का ऐसा दुखद समय, कल मुंडाल गांव में भी मैं गया था, मुंडाल गांव में भी ये स्थिति थी, भिवानी में। वहां पर 70 हमारी लड़कियां हैं और एक भी वहां पे टीचर नहीं था। तो अब हर रोज ऐसे धरनों पे जो पूरे प्रदेश में जाने का ऐसा दुखद समय मैंने नहीं देखा। प्रजातंत्र में 2 पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष जिसके हाथ में कलम होती है और एक विपक्ष जिसकी एक जुबान होती है, आवाज होती है। आवाज उठा सकता है विपक्ष, समर्थन दे सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं विक्रम भाई को और सारे जो लोग यहां बैठे हैं, आज पूरी तरीके से आपके इस मांग का पूरा समर्थन करने के लिए जो आपने बात की, एक एक बात जो आपने चिराग योजना की करी, प्राइवेटाइजेशन की बात करी, जो शिक्षा में जो एक एक बात की, उसका पूरा समर्थन देने के लिए आज यहाँ पे
हम लोग आए हैं, मैं आया हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार या तो इसको तुरंत करे, तुरंत प्रभाव से टीचर्स भेजे इन स्कूलों में, और मैं वो भी सारी डिटेल आपके बीच में भी रखूंगा। सरकार टीचर भेजे, और सरकार अगर नहीं भेजती तो जब संसद का सत्र शुरू होगा, ये सही बात है कि मैं विपक्ष की एकमात्र आवाज हूं हरियाणा की संसद में, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होगा तो पूरे देश के सामने, पूरी देश की संसद के सामने, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने एक एक बात, हमारी एक एक छात्रा की आवाज, एक एक बात पूरे देश के सामने इस सरकार को, वहां पर एक एक बात रख के हरियाणा सरकार को पूरे देश के सामने शर्मसार करने का मैं काम करूंगा। वहां इनकी आवाज यहां तक रुकेगी नहीं, आपकी आवाज यहां तक रुकेगी नहीं। देश में ऐसा उदाहरण कभी कहीं नहीं हुआ कि हरियाणा प्रदेश की हर वर्ग को सड़क पे इन्होंने, कभी किसान का धरने चलते हैं, कभी महिलाओं के चलते हैं, कभी अग्निपथ पे नौजवानों के चलते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे छात्राओं को, स्टूडेंट्स के तक के भी धरने यहाँ पे चल रहे हैं। और ये एक सही बात कही जो प्राइवेटाइजेशन की बात ये कह रहे थे, ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन सरकारी क्षेत्र से रोजगार खत्म करने की, ये जो सरकारी क्षेत्र से रोजगार खत्म करने की जो ये सरकार राह पे चल रही है, इसी के माध्यम से 3 कृषि कानून भी थे कि भाई खेती प्राइवेट हाथों में दो, वो बड़ी मुश्किल से किसानों ने बहुत धरने देने पड़े, 700 750 जाने अपनी कुर्बान के बाद वो रुकी। फिर ये अग्निपथ योजना लेके आए कि फौज में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे अब ये कह रहे हैं कि भाई कौशल में टीचर भेजेंगे, फौज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 महीने 4 साल की इन्होंने ये स्कीम लेके आए। और अब शिक्षा के अंदर चिराग योजना और ये रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। मैं आपको 2 ही आंकड़े देना चाहता हूं जिससे आप इनकी नीयत का अंदाजा आप लगा सकते हो। पिछले 8.5 साल में हरियाणा में एक भी शिक्षक की नई भर्ती नहीं करी, सरकारी शिक्षक की, और 301 स्कूलों को पूरा बंद कर दिया, जिसमें अपना स्कूल भी जो है जैसे बता रहे थे, और 4800 स्कूल जो ये बता रहे थे 14,000 स्कूल थे जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। उससे पहले हुड्डा सरकार के समय 2014 में 14,000 स्कूल थे। जो हमारे सरकार से पहले 10 साल में लगभग 2400 नए स्कूल उस समय बने थे। वो 14,000 स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया था अलग अलग सरकारों में। हमारे समय 2400 बने, तो उससे पहले जो भी सरकारें रही होंगी सब हर सरकार में स्कूल बढ़े। ये हमारे पूर्वजों के जो अपने गांव का भी इतिहास है, ये जो स्कूल बना था ये 100 साल पुराना, 1900 इसमें 102 साल पुराना मेरे पास आया था, 1952 में मगर शायद 1952 का, तो आजादी के बाद ये स्कूल बना था। तो ऐसे स्कूल बढ़ते गए और 14,000 तक स्कूल पहुंचे। अब इन्होंने 301 स्कूल पूरे बंद कर दिए और 4800 स्कूल मर्ज के नाम पे। मर्ज के नाम पे ये होता है कि भाई कागजों में तो स्कूल रहता है, लेकिन 2-3 स्कूलों को मर्ज करके उनमें शिक्षक तो मर्ज के नाम पे 4800, तो अब कितने बता रहे थे विक्रम, 9800 कितने, अब 14,000 से इन्होंने घटाकर 9,800 करीब, 9,800 करीब तो स्कूल इन्होंने लगभग 4800 स्कूल इन्होंने कम कर दिए, शिक्षक भर्ती करी नहीं। और इससे आप इसका तुलना करो, जब हमारी सरकार थी उस समय हरियाणा में 2400 करीब नई स्कूल और लगभग 1 लाख से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में सरकारी भर्ती हुई थी, जिसमें जेबीटी की भर्ती हो, चाहे वो गेस्ट टीचरों की भर्ती हो, चाहे कंप्यूटर टीचरों की उस समय भर्ती हो, चाहे जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो भर्ती, शिक्षा महकमे में 1 लाख से ज्यादा भर्ती। तो आज ये जो सारी बात आई है, कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी शिक्षा क्षेत्र से, सरकारी जिम्मेदारी से हटकर और प्राइवेट हाथों में देना चाहती। ये हम प्राइवेट के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट स्कूल खुले, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे क्षेत्र होते हैं, फौज, खेती, जिसमें सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी होती है। केवल आज यही लड़ाई थी जब किसान लड़ रहा था किसी कानूनों के खिलाफ, अगर प्राइवेट मंडियों में और प्राइवेट जो है के हाथ, खरीदारों के हाथ में अगर सौंप दी जाती तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। जो इन्होंने बात कही जियो को लेकर, जो बात कही, तो ये शिक्षा में भी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान, अगर किसी का सबसे बड़ा नुकसान है
तो वो गरीब परिवार का नुकसान है, उनके परिवार के बच्चों का नुकसान है, गांव के हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनका नुकसान है, खास तौर पे हमारी लड़कियों का नुकसान है। कोई इतने दूर स्कूल में नहीं भेजेगा अपने गांव से अगले गांव में। एक सरकार ये बात नहीं समझ रही। सरकार कह रही है कि जी 2-5 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। लड़कों को तो फिर भी परिवार किस तरीके से, मगर लड़कियों को भेजने में कितना बड़ा नुकसान ये सरकार कर रही है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये अव्यवहारिक बात कर रही है, इसके हम पूरी तरीके से इसके खिलाफ हैं, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। एक एक स्कूल में जाना पड़ेगा तो मैं एक स्कूल में जाऊंगा, संसद में भी बात उठाऊंगा, और कभी ये सरकार करे, ये विपक्ष का इसीलिए आज मैं इसीलिए आया हूं। देखो 9 दिन से आपका चल रहा है, पहले कुछ समय सरकार कुछ करे, आज इसीलिए कि ताकि सरकार पे दबाव पड़े। विपक्ष का काम दबाव डालने का होता है। आज प्रेस के वाले साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप फैक्ट लिखो, आपने जो देखा है वो आप लिखो। सरकार पे जितना दबाव, हम विपक्ष के रूप में जितना ये गांव के जो नौजवान हैं इन्होंने कितना बड़ा काम करके दिखाया यहाँ पे, तो ये जो दबाव इन्होंने सरकार पे डाला है, हमारी कभी आपने स्टूडेंट्स को धरना देते हुए नहीं देखा होगा जीवन में, शायद दोबारा देखना ना पड़े ऐसा दिन। तो आप लोग भी जो मीडिया के लोग हो, आप इस पूरी की पूरी बात को वहां पे आप हर रोज ये चलाओ ताकि सरकार मजबूर हो जाए। तो आज मैं एक बार फिर और कभी आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्या हो गया आपके नाम ज्ञापन? हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात, वो तो नाम अलग नहीं ज्ञापन की मेरे को विक्रम, मैं ज्ञापन तो मैंने सारी एक एक बात लिख ली, मैंने लिख ली एक एक बात। जो आपने टीचर्स का लिखा ना कि 2 ही टीचर हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम, मैथ साइंस, कोई टीचर क्या मतलब, मैं एक एक ये बात मैंने एक एक बात आपकी लिख ली। और अगर ये सरकार करती है तो ठीक है, ये सरकार करती है तो ठीक है। एक बच्ची और बोलेगी। हाँ ठीक है, एक हमारी बेटी बोलेंगी तो उनकी भी अभी मैं बात सुनता हूँ। तो हैं नहीं सर कोई नहीं, आप अपनी बात। अच्छा मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आओ बेटा, तो अपनी मैं बात समाप्त करता हूँ। मैं तो आखिर में ये कहता हूँ भाई ये सरकार पे दबाव हम डालते रहेंगे। ये सरकार ये आखिरी बात करता हूँ, अपनी बिटिया को मैं आग्रह करूंगा कि हमारी बिटिया बोलेगी सर सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, और सरकार से आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार कर दे तो ठीक है, क्योंकि ये करे नहीं तो देखो साल 1.5 साल का समय सरकार का बचा है, नुकसान जितना होगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। 1.5 साल में इनका एक एक महीना कीमती है सारे छात्राओं का। कर दे तो ठीक है, नहीं तो 1.5 साल के बाद कभी हमें मौका मिलेगा तो पहली कलम से खैरमपुर गांव का जो जितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है स्कूल की वो हम पहली कलम से पूरी करेंगे। और मैं अपनी बेटी से आग्रह करूंगा कि विक्रम हमारे गाँव में 10वीं क्लास की छात्रा पूजा जो हमारे बीच में अपनी कुछ समस्या सबसे पहले मैं यहाँ भी हमारे उपस्थित श्रीमान दीपेंद्र हुड्डा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पहुँचे। और हमारे गांव के जो नवीन हत्याकांड था उनमें भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे दुख सुख में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए। और हमारे गांव का जो मैट्रिक क्लब का ग्रुप है मैं उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। शिक्षा को लेकर चाहे कोई भी बात हो उन्होंने हमारे बहुत साथ दिया है, और उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आगे भी वो हमारा साथ देंगे। और हम बेटियां हैं, देवी अवतार हैं, फिर भी सरकार हमारे शिक्षक ले स्टाफ चेंज कर दिया है ही नहीं फिलहाल तो। और मैं सरकार से भी ये अपील कर रही हूँ कि हमारे स्कूल में जितने शिक्षकों की कमी है कृपया करके जल्दी से जल्दी पूरी करें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है। 29 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू है, और कृपया करके वो अध्यापक जरूर जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना पूरा करें। और मैं दीपेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे बीच हमारे दुख सुख में शामिल हुए। हम बेटियां हैं, देवी अवतार हैं, घर की रौनक है, देश की शान है। सरकार कहती है कि बच्चे आज के बच्चे कल का भविष्य है।
हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो कल का भविष्य कैसे होगा? कल का भविष्य तो नष्ट हो गया है। आज हम बच्चे हैं, हमारी शिक्षा छीन ली है सरकार ने, कल कैसे होगा भविष्य देश का? नौजवान है, नौजवान आज -डिग्री सेल्सियस के अंदर भी दिन रात देश की सेवा करता है, और जो बच्चे हैं वो भी वो भी नौजवान बनना चाहते हैं। क्या उन नौजवानों में वो पहले जैसा जुनून रहेगा कि वो आगे देश की सेवा करने होंगे? उसके अंदर अपनी जान देश के प्रति न्यौछावर करने की इच्छा है, क्या वो न्यौछावर कर पाएंगे? पहले जैसी उनमें इच्छा रहेगी? सरकार से मैं ये बार बार अपील कर रही हूँ, कितने दिन हो गए हमें यहाँ धरने पर बैठे हुए, हाथ जोड़ रही हूँ, भीख मांग रही हूँ, जल्दी से जल्दी हो सके हमारे शिक्षक पूरे करें। मैं अपनी बात को यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद। बोलना बेटा। 2 मिनट बोलना। मेरा नाम चंचल है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में 126 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, वो भी संस्कृत और सोशल साइंस के हैं। मेन सब्जेक्ट मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश के टीचर ही नहीं हैं। हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पिछली बार 9th क्लास में हमारे 92% थे, अब तो ऐसा लगता है कि हमारे पास होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। हमारे पेरेंट्स मजदूरी कर करके हमें बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं, भी हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। हमारे सहपाठी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनना चाहता है, वो कैसे बनेंगे जब उन्हें कोई पढ़ाई नहीं कराई जाएगी? हम बच्चियां हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। पिछले साल 10th क्लास में सुपर 100 में लड़कियों को और लड़कों का भी नंबर पड़ा था। जो तमन्ना सांखला हमारे स्कूल की छात्रा थी, उसका सुपर 100 में बहुत अच्छे नंबरों से वो हुई है पास। क्या हम उसके जैसे सुपर 100 में नहीं हो सकते? हमारा भी तो एडमिशन हो सकता है उसमें। हम अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो हम कैसे सुपर 100 के अंदर शामिल हो पाएंगे? मैं सरकार से बार बार अपील कर रही हूँ, बार बार हाथ जोड़ रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके शिक्षक भेज दें, और जो हमें अपना समझते हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपना समझते हैं वो शिक्षक गाड़ी में साथ लेकर आए और साथ बिठा कर जाए और हमारी कक्षा में छोड़कर जाए, हमें कक्षा में बिठाए, तभी वो हम अपने हैं। और जो आज हमारे बीच शामिल हुए हैं ये लोकसभा राज्यसभा के सांसद के हैं, लेकिन श्रीमान कुलदीप बिश्नोई जी वो 90 सीटों में से एक है, फिर भी हमारे बीच नहीं आ रहे। उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या हम अपनी नहीं समझ सकते? क्या वो हमें अपने नहीं समझते? चौधरी भजन लाल जी थे, वो मोहम्मदपुर से थे, उन्होंने ओढ़ने बेच कर एक एक व्यक्ति का नाम, एक एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते थे, उनका कितना मान सम्मान करते थे। आज हम भजन लाल जी के तौर पर ही कुलदीप बिश्नोई जी को अपना मानते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे बीच क्यों उपस्थित नहीं हो रहे? कितने दिन हो गए उनको कहते हुए, एक बार तो संभालो, आके एक बार संभाल लो और आ जाओ यहाँ पे, लेकिन वो फिर भी हमारी बातें नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? बार बार अपील कर रही हूँ, आ जाओ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ। हमारे माता बहन जिनको वोट देना है, वो क्या उनको वोट नहीं चाहिए? इस बार क्या उनको सरकार ने और हमारे वो जो वोट दिए थे उन्होंने उन्हें 5 साल के लिए विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया।